हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस। हमारे इस स्टोरी के ऑथर हैं AR विलियम्स और उनकी फ़ोटो है ये, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये हमारे ऑथर की फ़ोटोग्राफ है, ओके। और इससे पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे इस स्टोरी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट करें, ओके। और हमारे जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं किंग टट, उनके बारे में जानेंगे कि किंग टट कौन थे। तो द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो टट थे वो एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे। ऐसे उत्तराधिकारी जिसने काफ़ी कम उम्र तक राज किया, काफ़ी कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने सदियों तक, इनके जो परिवार था ना, उन्होंने काफ़ी समय तक मिस्र और उसके जो राज्य थे उसमें राज्य किया। फिर उसके बाद क्या होता है, हिज प्रिजर्व्ड बॉडी वाज द फर्स्ट टू बी स्कैन्ड, और उनकी जो संरक्षित की हुई जो बॉडी थी उसको सबसे पहली बार स्कैन किया गया। और फिर उसके बारे में और भी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्टोरी में इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर जो थे वो कौन थे, इसके बारे में अब जानेंगे। द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड किंग टट्स टॉम्ब। जो हावर्ड कार्टर थे वो ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले, पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करके उनके ऊपर मतलब रिसर्च करते थे, फिर उसके बाद उस पर बुक्स लिखते थे। तो इस तरह का वो काम करते थे। फिर उन्होंने 1922 ईस्वी में किंग टट की ताबूत यानी कि टॉम्ब को उन्होंने खोज निकाला। हिज सर्च कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू द किंग्स प्रिजर्व्ड बॉडी। और उनकी खोज से जो किंग टट की टॉम्ब था, किंग टट की जो मम्मी थी यानी कि बॉडी थी, वो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टडी किया उसकी वजह से उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो अभी आगे मिलेंगे, ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है जही हवास। जही हवास कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। और ये जो जही हवास थे वो पुरानी वस्तुओं के इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी थे। और ही स्कैन्ड किंग टट्स बॉडी फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। और उन्होंने किंग टट की बॉडी का सिटी स्कैन किया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल सही फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करनी थी उनकी, और सही से मतलब उनके बारे में और भी जो भी जानकारियाँ थी उसके बारे में और भी पता लगाना थी। इस वजह से उन्होंने उनका सिटी स्कैन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एमेनहॉटेप IV। अब एमेनहॉटेप IV कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। ही प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन एंड चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन। जो ये जो राजा थे, ये भी एक तरह के किंग थे। एमेनहॉटेप एक तरह के किंग थे, और इन्होंने अपने राज्य में जो एटन थे, एटन यानी कि सूर्य, जो मिस्र था, मिस्र में उस टाइम पे सूर्य को एटन कहते थे, और वो सूर्य की पूजा के बहुत ज़्यादा बढ़ावा करते थे, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। और इसी वजह से उन्होंने अपना नेम चेंज करके, उन्होंने एमेनहॉटेप IV से चेंज करके अखेनेटन रख लिया अपना नेम। ही आउटरेस्ट द कंट्री बाय अटैकिंग अमन अ मेजर गॉड। और उन्होंने मिस्र के जो प्रमुख देवता थे अमन, उस पर भी उन्होंने अटैक किया, उस पर भी उन्होंने हमला किया बाय स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। और इसी वजह से उन्होंने अमन देवता, जो वहाँ के प्रमुख देवता थे, उनकी जितनी भी मूर्तियाँ थी उनको तोड़वा दिया, उनके जो मंदिर थे वो बंद करवा दिए, ठीक है। अब हमारे आते हैं थर्ड राजा, कौन थे, एमेनहॉटेप III, जो कि कौन थे इसके बारे में जानेंगे। किंग टट्स फादर और ग्रैंडफादर, यानी कि एमेनहॉटेप जो थे वो माना जाता है कि वो किंग टट के या तो पिता थे या फिर दादाजी थे। पक्का नहीं है, ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वो कौन थे। वो मतलब संदेह है, वैज्ञानिकों को संदेह है कि या तो वो उनके
फादर होंगे या फिर उनके ग्रैंडफादर होंगे। वॉज अ पावरफुल रूलर हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स। और वो बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे। और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी मतलब 4 दशकों तक उन्होंने राज्य किया, 4 दशकों तक उन्होंने शासन किया मिस्र पर। ठीक है, तो हमारे कैरेक्टर्स पूरे हो गए। अब हम लोग आएंगे स्टोरी पे। ये देखिए कुछ ये एक कार्टूनिस्ट टाइप की इमेज रखी हुई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। यानी कि जब वो मरे होंगे तब वो युवावस्था में ही मरे थे, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं हुई थी जब वो मरे। और द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, और वो अपने शक्तिशाली परिवार की एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली परिवार था उनका, और उस शक्तिशाली परिवार के वो अंतिम शासक थे। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, और उनका जो परिवार था उसने काफ़ी सदियों तक इजिप्ट पर और उसके जो एम्पायर थे और भी उसके जो राज्य थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी दशकों तक उन्होंने राज्य किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड एवेंचुअली फॉरगॉटेड। और साथ ही साथ जो किंग टर थे उन्हें सोने के ताबूत में बंद करके, सोने की चीज़ों से लाद करके उनको पिरामिड में मतलब ब्लॉक जो होते हैं वहाँ पर रख करके पूरी दुनिया भूल गई। यानी कि जब मिस्र में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उस व्यक्ति को उसको मतलब कुछ पदार्थ वगैरह लगा करके उसको संरक्षित करने की वजह से उसमें कुछ तैलीय पदार्थ लगा करके उसको कपड़े में लपेट करके एक ताबूत में रख करके उसको पिरामिड में रख दिया जाता है। पिरामिड के जो ब्लॉक्स बने होते हैं ना उसमें ही रख देते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों ने रख दिया, फिर काफ़ी साल हो गए, लोग किंग टट के बारे में भूल गए। और फिर क्या होता है देखते हैं। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, और फिर उसके बाद 1922 में उनकी ताबूत की खोज होती है। और कौन करते हैं ताबूत की खोज? हावर्ड कार्टर करते हैं उनकी खोज। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्युलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। और जो आधुनिक दुनिया थी उसने अब सोचना शुरू कर दिया, ये सोचा कि भाई अब उनकी मृत्यु क्यों हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो सकती है। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, क्या उनकी सबसे ज़्यादा तो उन लोग को ये लग रहा था कि इतनी कम उम्र में मरना, तो लगभग मर्डर इस चीज़ को दर्शाता है। शायद क्या पता उनके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उनकी मृत्यु कर दी हो, उनकी हत्या कर दी हो, तो ऐसा हो सकता है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। और जब भी उनकी जो टट की जो बॉडी थी, लिखा है ना, टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और 80 सालों के बाद जब उनकी बॉडी को फर्स्ट टाइम सीटी स्कैन से गुजारा गया तब उनकी बॉडी से कुछ क्लूज मिले, कुछ सबूत मिले उनके जीवन और मृत्यु के। और फिर उसके बाद क्या बताते हैं, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। फेरो का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे इंडिया में क्या, जैसे किसी राज्य पे शासन करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको क्या कहते हैं, किसी राज्य पे जो भी व्यक्ति शासन करता है उसको कहते हैं राजा। तो ठीक इसी तरह से जब मिस्र में कोई राज्य करता था तो उसको फेरो कहते थे, यानी राजा ही कहते थे कुल मिला के। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि भाई जब सिटी स्कैन किया गया तो उनकी जन्म मृत्यु से रिलेटेड कुछ सबूत मिल गए, और फिर ये जो सबूत थे वो उनकी सही रिपोर्ट बनाने में काम आ गया। सही जो बिल्कुल एक्यूरेट जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है ना उसको बनाने में काफ़ी ये जो सबूत था वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम आया। एन एंग्री वाइल्ड इज टायर्ड अब वर्स्टली डस्ट डेविल एज किंग टट वॉज टेकन अप फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्टियन। और जिस जगह पे ये सब हो रहा था और जिस जगह पे इनकी बॉडी रखी हुई थी उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हवाएं बहुत ही भयंकर चल रही थी, ऐसी जैसे कि भूतिया हवाएं, इस तरह से कुछ। और जिस जगह पे किंग टट की बॉडी रखी हुई थी जिस पिरामिड में उस जगह पे, ठीक है। फिर उसके आगे क्या होता है देखो, सीमेंट्री नो एज द वैली ऑफ द किंग्स। और वैली ऑफ द किंग्स के अंदर लोग थे और उस जगह पे लोगों ने देखा कि भाई इतनी भयंकर हवाएं आ रही है, और लोगों ने कहा ये हवाएं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, वो लोग डर रहे थे और उन्हें भूतिया हवाएं कहकर नेम दे रहे थे। डार्क बेलिड क्लाउड हैड सूडेटेड अक्रॉस द desert sky all day and now
वर वेलिंग द स्टार्स इन कैसेट ग्रे। और उस समय जो आसपास के जितने भी काले बादल थे उन सभी काले बादलों ने एक जगह पे आकर के डेरा जमा लिया था, यानी कि किंग वैली ऑफ द किंग के ऊपर आ गए थे ढेर सारे काले काले बादल। और फिर उसके बाद जो आसमान में जो तारे भी थे वो भी दिखना बंद हो गए थे और उन बादलों ने उन तारों को भी ढक दिया था और ऐसा लग रहा था मानो किसी ग्रे कलर की कफन ने उस जगह को पूरा घेर लिया हो। और इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये जो टाइम था वो शाम के 6 बजे थे। 5 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लेडेड हेडेड first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mystery of this little understood the young ruler who died more than 3,300 years ago। और ये जो मम्मी थी वो पूरे संसार की बहुत ही फेमस मम्मी थी, क्योंकि अभी तक जितनी भी मम्मी मिली थी वो किसी राजा की नहीं मिली थी। अभी तक किसी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति की हो गई या फिर किसी नॉर्मल ऐसे, बट इतनी ऐसे राजा की नहीं मिली और ना ही इतनी कम उम्र के राजा की कभी मिली, इसलिए काफ़ी फेमस मम्मी हो गई थी ये मम्मी। और जब ये फेमस मम्मी सिटी स्कैन के अंदर जाती है तब जाने की वजह से काफ़ी जो चिकित्सीय जो भी रहस्य थे वो सब सुलझ गए। यही चिकित्सीय रहस्य कि भाई इतनी कम उम्र में कोई भी व्यक्ति कैसे मर सकता है, क्या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो उनकी मम्मी जब सिटी स्कैन के अंदर गई तब उससे काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिल गई साइंटिस्ट को कि भाई कितने तरह के जो रहस्य थे। बहुत सारे तो लोग अफवाह फैला रहे थे कि इनकी शायद किसी ने हत्या की होगी या फिर कुछ ऐसे मृत्यु होगी, मतलब अलग अलग तरह से लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। बट सिटी स्कैन के थ्रू उनको बिल्कुल कुछ चीज़ें एग्जैक्ट पता चली। और फिर उसके बाद क्या पता चलती हैं ये देखते हैं। और उसके बाद फिर ये पता चलता है कि उनको मरे हुए लगभग 3,300 साल, यानी कि वो आज से जिस टाइम पे वो मतलब सिटी स्कैन हुआ तब उन्होंने बताया कि 3,300 साल पहले वो उनकी डेथ हुई थी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्लाइम्ड रॉक कट टॉम सम 26 फीट अराउंड अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। और जो शाम के समय पर बहुत सारे जो पर्यटक थे वो उनकी उसी टॉम के पास आते हैं, 26 फीट गहराई में आते हैं, यानी कि जो पिरामिड थी वहाँ पर वो 26 फीट गहराई के में नीचे साइड पर उनके टॉम्ब रखा होता है, उनका ताबूत रखा हुआ होता है। तो ढेर सारे जो टूरिस्ट थे जितने भी वो सब उस जगह पे आते हैं। 26 फीट गहराई में वो लोग आते हैं, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि, उनको मतलब सम्मान देने के लिए उस जगह पे आते हैं। दे गेस्ड एट द म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरल चैम्बर्स and peered at its glid face, the most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। और वो लोग ये देखते हैं कि भाई उस जगह की जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कुछ ना कुछ बना हुआ है, कुछ ना कुछ फिगर्स बने हुए हैं कुछ इस स्टाइल में। देखिए ऐसे फिगर्स उस टाइम के बने थे, आप लोग सही से देख पा रहे होंगे कि पहले के टाइम पर किस टाइप के फिगर बनते थे। तो ठीक इसी तरह की फिगर्स वहाँ की दीवारों पे बने हुए थे और उन लोगों ने उनको देखा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी गौर किया कि भाई उस टाइम का जो कॉफिन था, जो यानी ताबूत का जो चित्र था वो काफ़ी ज़्यादा जो किंग तट थे उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता था, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा ही मिलता था। और उस टाइम की जो ताबूत बना हुआ था ये कलाकारी को देख रहे थे वो लोग, उस टाइम की जितनी भी चित्रकारी थी उसे उन लोगों ने देखा। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। और कुछ ऐसे टूरिस्ट थे, कुछ ऐसे विजिटर्स थे जो गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, वो भी फुसफुसा करके धीमे धीमे पढ़ रहे थे। गाइड बुक क्या होती है? गाइड बुक का मतलब ये होता है कि मार्गदर्शिका, यानी कि जब भी हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई भी ज़्यादा जानकारी हमें होती नहीं है या फिर किसी लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी नहीं है, तब हम लोग उस मार्गदर्शिका के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि भाई हाँ कि इस जो सामने दिखने वाली जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में जो भी जानकारी होती है उसके बारे में सब कुछ जानकारी उस गाइड बुक में दे दी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? अदर स्टूड साइलेंटली। कुछ ऐसे लोग थे जो शांति से खड़े थे, परहैप्स पॉन्डरिंग टच से अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वॉन्डरिंग, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे वो
शांति से खड़े थे, केवल इसलिए खड़े थे क्योंकि वो लोग ये बात सोच रहे थे कि कोई भी व्यक्ति इतनी कम उम्र में कैसे मर सकता है और किंग तट कैसे मरे, क्या रीज़न हो सकता है उनकी मृत्यु के पीछे का। तो वो लोग सोच रहे थे और कुछ लोग इसलिए शांत बैठे थे, किस लिए देखो आगे। वॉन्डरिंग विद अ सीवर इफ द फेरोज कॉज डेथ और मिस फॉर्चून फेलिंग अपॉन दूस हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू। यानी कि कुछ इसलिए भी शांत बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो ये जो किंग तट की बॉडी वो हमें अभिशाप दे दे, वो हमें कुछ ना कहीं अभिशाप ना दे दे कि तुम लोगों ने हमें हमारी बॉडी को इस जगह से हटाया है, हमारी बॉडी से छेड़छाड़ कर रहे हो तो कहीं तुम लोग को मृत्यु प्राप्त होगी या फिर हमारी मृत्यु ना हो जाए। वो लोग ऐसा सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हमारी मृत्यु हो जाए इस जगह से जाने के बाद, या फिर हमारे साथ कुछ और बुरा ना हो जाए। तो वो लोग यानी कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग थे और वो लोग इस वजह से शांत थे कि डर रहे थे कहीं ऐसा ना आत्मा का चक्कर हो इस टाइप में, है ना। वो लोग डर रहे थे भाई इतनी पुरानी कोई मम्मी है और इतनी डरावनी सी, तो कोई भी डरता है, कुछ लोग डरते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या होता है। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन। क्या होता है देखो, जो मम्मी थी वो बहुत बुरी हालत में थी। ऐसा किसने बताया देखो, सेड जही हवास, जो जही हवास थे उन्होंने कहा भाई मम्मी बहुत बुरी हालत में है क्योंकि जो कार्टर भाई साहब ने जो भी 1920s में कांड किया था, जो इनकी जो मम्मी के साथ जो भी हालत करी ना वो उसकी वजह से बहुत बुरी हालत हो गई है मम्मी की। और जो जही हवास थे वो कौन थे, वो पुरानी वस्तुओं की अध्ययन करने वाले इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी ऑफ जर्नल थे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, एज ही लेंड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, और जो जही हवास थे उन्होंने पहली नज़र में झुक करके, जैसे उन्होंने झुके और झुक करके उन्होंने उनकी बॉडी की तरफ देखा और पहली नज़र में उन्होंने बता दिया भाई उनकी जो बॉडी है ना काफ़ी बुरी तरह से उसकी खस्ता हालत हो रखी है। और ये खस्ता हालत किसने करी है, ये खस्ता हालत हावर्ड कार्टर ने करी है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया है कि देखो इस जगह पे कार्टर वर्ड का यूज़ किया गया है और इस जगह पे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि कार्टर यानी कि हावर्ड कार्टर के बारे में बात करी जा रही है। डैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। यानी कि जो हावर्ड कार्टर थे वो ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सन 1922 में टुट की जो मम्मी थी उसको खोजा और फिर खोज काफ़ी सालों से वो खोजबीन कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने सन 1922 में टट की बॉडी को खोज लिया। इट कंटेंट थ्रू हेस्टली स्कैक्ड इन एंटीक्यूटली वर सर्वाइसलिंग कंप्लीट। यानी कि जो इतना सब कुछ होने के बावजूद उनकी बॉडी का काफ़ी कुछ हिस्सा अच्छा खासा बचा था और ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक बात भी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. Stunning artifact in gold, their internal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery. और उन्होंने ये भी बताया कि भाई और साथ ही साथ ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि भाई एक मरे हुए व्यक्ति के साथ इतना राजशाही सामान क्यों, इतना उनके साथ जो राजाओं का जो भी सामान होता है सोने का सामान वो सारा सामान उनके साथ था। और ये सभी चीज़ें राजा की थी और लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और इतना सारा सोना देख करके, इतनी सारी चीज़ें देख करके कि जो ताबूत है वो सोने के बने हुए हैं, जो सामान है वो सोने का है, तो एक मरे हुए व्यक्ति के लिए सोने की इतनी सारी चीज़ें और इतना सारा खाने पीने का सामान, ऐसा क्यों। तो पहले के टाइम के जितने भी लोग होते थे, यानी मिस्र के खासतौर पे जो मिस्र के लोग होते थे, वो उनका मानना ये था कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो वो लोग उसे मरा हुआ नहीं समझते। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई वो व्यक्ति कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए आराम कर रहा है, वो कभी ना कभी ज़रूर उठेगा, फिर उसके बाद उसको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और उन सभी चीज़ों में क्या क्या सामान मिलता है देखो। That was also buried with everyday things he had want in the afterlife. बोर्ड गेम्स, यानी कि जो शतरंज होता है, शतरंज जैसा कुछ खेल था, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने कुछ शतरंज से कंपेयर किया है। अब ब्रॉन्ज रेजर देखो, ब्रॉन्ज रेजर यानी कि किसी धातु का बना रेजर, लिनन गारमेंट, कुछ लिनन जैसे हम लोग फैब्रिक में क्या यूज़ करते हैं, कॉटन हो गया, लैक्रा हो गया, या अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे
अलग अलग टाइप के फैब्रिक होते हैं। ठीक इसी तरह से मिस्र का कोई फेमस शाही की जो फैब्रिक होगा वो लिनन होगा, और इस लिनन फैब्रिक के वहाँ पे कपड़े रखे थे। और केस ऑफ फूड एंड वाइन, और साथ साथ भोजन खाना पीना की व्यवस्था थी, साथ साथ वाइन ड्रिंक्स की भी व्यवस्था थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है देखो, आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, और काफ़ी महीनों तक उनकी जो राजा की जो खजाना था, राजा का जो भी सामान था उसके बारे में उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से डेटा जो था उसको रिकॉर्ड किया। और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेट हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। अब उसके बाद भाई बाहर का सामान का तो उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, हार्वर्ड कार्टर जी जो थे उन्होंने बाहर का सामान की छानबीन कर ली। अब बारी आती है कॉफिन की, जो ताबूत होते हैं उनकी बारी आती है। जो मिस्र के लोग थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किंग टट को 3 ताबूत में बंद कर रखा था, यानी कि एक ताबूत के अंदर दूसरा ताबूत, दूसरे ताबूत के अंदर तीसरा, और तीसरे के अंदर किंग टट की बॉडी थी। तो उन्होंने जो हार्वर्ड कार्टर थे उन्होंने तीनों ताबूतों की चेकिंग करी क्या क्या है उसके अंदर। तो जब उन्होंने क्या किया, ओपनिंग द फर्स्ट, उन्होंने पहला खोला, ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड with a garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal and cornflower, the feathered evidence of our burials in March और April। क्या होता है कि उन्होंने जब पहला खोला उसके बाद उन्होंने देखा भाई इसमें एक कफन मिला, साथ ही साथ उन्होंने विलो और ऑलिव की पत्तियाँ और विल्ड कैलरी नाम की को एक जंगली फूल टाइप का और कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो, साथ साथ एक कॉर्नफ्लावर नाम का कोई फ्लावर था वो, एंड फेडेड एविडेंस ऑफ द ब्यूरल्स। और साथ ही साथ उन्होंने ये देखा इन सभी की मालाएं उनकी ताबूत के ऊपर पड़ी हुई थी। और इन सब चीज़ों को देख कर के ये चीज़ होता है कि व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, और इन सभी चीज़ों को ये पता चला, इन सभी चीज़ों को देख करके कि भाई उनकी जो मृत्यु है वो लगभग मार्च या अप्रैल के टाइम पर हुई होगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें मार्च या अप्रैल के टाइम पर ही मिलती हैं। तो उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया। फिर उसके बाद क्या होता है, व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, और वो आखिरी में मम्मी तक पहुंच जाते हैं। थ्रू ही रैन इनटू ट्रबल, और बहुत ही मुश्किल से उस मम्मी तक पहुंचते हैं। द रिचुअल रेजिन एट हैड हार्डनेड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर एंड व्हाट वाज टू बी डन। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई उस मम्मी तक तो पहुंच गए, बट जो मम्मी थी वो आखिरी वाली ताबूत के साथ चिपकी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब मैंने बताया था ना कि जब पहले मिस्र के जो लोग थे उन्होंने जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तब उस व्यक्ति के शरीर पे कुछ लेप लगाते थे, कुछ तैलीय पदार्थ लगाते थे, जिससे कि उनकी बॉडी को संरक्षित किया जा सके, जिससे उनकी बॉडी को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सके। इसी वजह से जब उनकी बॉडी को रखा गया उस ताबूत में तो काफ़ी 1000 साल हो गए भाई, 3300 साल हो गए। तो उसके बाद उनकी बॉडी को उस ताबूत से बाहर निकाला जा रहा। तो इसी वजह से इतने सालों के बाद वो जो भी लेप वगैरह लगा था वो उस ताबूत से चिपक गया था, अब वो उस ताबूत से अलग नहीं हो रहा था। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अभी ये जो बॉडी वो है ताबूत है और ये जो बॉडी है इसको कोई भी उचित शक्ति उन्हें नहीं ला सकती है। कार्टर ने ये बाद में लिखा और ये भी कहा कि अब क्या किया जाए। The sun can beat down like a hammer. This for South in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resin। और उन्होंने जो हार्वर्ड कार्टर भाई साहब थे उन्होंने तपती हुई धूप के सामने उनकी बॉडी को रख दिया। उन्होंने सोचा कि भाई ये जो धूप है ज़रूर इसको पिघला देगी और ये आपस से वो अलग अलग हो जाएंगे, फिर मैं आसानी से अपनी ये जो मम्मी है उसको अलग निकाल लूँगा, ताबूत से अलग निकाल दूँगा। बट ऐसा नहीं होता है। फॉर सेवरल आवर ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। और तपती हुई धूप यानी कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखने के बावजूद भी, कई घंटों के बावजूद भी वो जो बॉडी है वो ताबूत से अलग नहीं होती है। नथिंग बजट, कुछ भी नहीं हिलता है वहाँ से। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains। और साथ ही साथ फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक भाव से वो कहते हैं कि भाई अब इसको
काटना पड़ेगा। कैसे? जो राजा की जो बॉडी है उसको ताबूत से अलग करने के लिए उसको किसी ऐसी जगह से अलग हथौड़ा छेनी से काटना पड़ेगा जिधर से भाई राजा को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर उन्होंने उस जगह से अलग करने का प्रयास किया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको इसके और आगे कहानी में क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और मेरी हर रोज़ ये जो इंग्लिश की वीडियोज़ है ना वो दोपहर के 3 बजे आती हैं, और आप सभी के लिए मैं रोज़ इसी तरह की वीडियो बनाती हूँ। और ज़रूर देखा करिए, ये वीडियो बहुत ही काम की है। आप इसी तरह से अगर आप रोज़ देखेंगे तो ज़रूर आपकी इंग्लिश में 100 इंग्लिश क्या सभी समझ में धीरे आएंगी आपकी नंबर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, रोज़ पढ़ेंगे तो फिर आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।